टीएमसी की सांसद का इस्तीफा हो गया। सुष्मिता देव जी का वो राज्यसभा की हैं, तो ये राज्यसभा का दूसरा इस्तीफा उनका हो गया 13 सीटों में से, और तीसरे नाम की चर्चा चली रही थी कोयल जी की। अब मैं आपको एक ऐसी जानकारी दूंगा, फिर आप लोग जो है फिर देखिए भरोसा नहीं करते आप लोग, लेकिन अभी पक्की खबर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चर्चा है। चर्चा ही तो जाके खबर बनती है, और चर्चा जहां से शुरू होती है तो उसके पीछे कोई वजह होती है। आपकी स्टाइल अलग है, आप खबरों को चर्चा की तरह से बोलते हैं। देखिए सर, चर्चा ये है कि शायरी घोष जी का भी नाम चल रहा है, लोकसभा सांसद टीएमसी की, जो 20-22 नाम बताए जा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, स्पीकर साहब आज दिल्ली आ जाएंगे, वो चंडीगढ़ में थे 2 दिन के कार्यक्रम के लिए, तो आज देखते हैं वो क्या उनकी चिट्ठी पहुंचती है टीएमसी के बागी सांसदों की। लेकिन शायरी घोष का नाम भी चल रहा है। शायरी घोष के नाम की चर्चा है, उनसे संपर्क करने की कोशिश हमारे रिपोर्टर लगातार कर रहे हैं। बंगाल में ओंकार सरकार, उनका फोन स्विच ऑफ है और वो दिल्ली में है। ये जानकारी भी हमारे पास है कि वो दिल्ली में है, तो शायरी घोष भी पलटेंगे। अब आप ये एक चीज इंपॉर्टेंट इसमें बताना है कि ये जब हुआ डेबेकल सारा और सब टूट फूट हुए, विधायक चले गए, सांसदों की चर्चाएं होने लगी, उस वक्त ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के सारे स्ट्रक्चर जो था उस सबको खत्म कर दिया। सारी समितियां, सारे पद सब हटा दिए। उसको फिर दोबारा नए सिरे से उन्होंने अपॉइंटमेंट की। अभिषेक बनर्जी को बनाया जनरल सेक्रेटरी, उनके साथ 2 सहायक जनरल सेक्रेटरी लगाए, और शायरी घोष को भी दूसरे रिस्ट्रक्चरिंग में जो है पद मिला था, जगह दी। युवा मोर्चे की अध्यक्ष बनी, महिला हाँ। अब मतलब तब तक ममता जी इनको अपना मान के चल रही थी कि जो गया वो गया, ये तो मेरे साथ है। अब इनका भी नाम चल रहा है। अब शायरी जी इसको, मैं इसलिए मैं चर्चा कह के कह रहा हूं, तो शायरी जी अगर इसको खबर को नकारना चाहें तो बिल्कुल नकार सकती हैं, वो कह सकती हैं, वो टेक्स्ट पे पोस्ट कर सकती हैं कि भाई ये खबर गलत है और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है पार्टी छोड़ने का। अभी तक चर्चा तो चल रही है कि इनका भी नाम है। जी त्रिपाठी जी, आप हैरान हो रहे थे थोड़ा। नहीं हैरान क्या, मतलब वैसे तो हैरानी की कोई वजह होती नहीं आजकल, तो पता नहीं कौन कौन कहाँ से चला जाता है। लेकिन सायोनी को तो मतलब ममता बनर्जी के बाद इस चुनाव में सबसे ज़्यादा चमकता हुआ चेहरा कहा जा रहा था। एक वर्ग तो ये कहानियां लिख रहा था सोशल मीडिया पर कि देखिए 30, 32, 33 साल की लड़की, क्या उसकी रेंज है, क्या भाषाएं बोलती है, क्या गाना गाती है, कनेक्ट कितना बढ़िया करती है, देखिए ये कहाँ जाएगी ममता बनर्जी के बाद, इधर आने वाली है लीडरशिप। और वो भी मतलब अगर ये चर्चा सच हो गई तो फिर तो सचमुच हम यही कहें कि ममता जी किस दिन आएंगी, या किसी दिन क्या प्रियंका जी अचानक आ जाएंगी। नहीं, प्रियंका जी फोन करें, उनके अभिषेक जी आई एम फीलिंग सफोकेटेड। सैनी के करीबी लोगों का ये कहना है कि वो अब ये अपने करीबी लोगों को कह रही कि शी डजंट सी एनी फ्यूचर इन टीएमसी। और उनका ये भी कहना है, अब ग्रीवियांस जो उसके लिए बहाना बनाया जा रहा है वो ये है कि जब मेरे ऊपर कैंपेन के दौरान जो है अटैक किया जा रहा था, तो कोई भी पार्टी का जो आदमी है, नेता है, मेरे साथ खड़ा नहीं। अरे साहब, कहने वाले लोग तो ये कहते हैं कि ममता जी की हार में तो 20-50 सीटें कम करने में इनका योगदान है। जो इन्होंने वो गाना गा दिया था, हाँ मेरा दिल मदीना, बहुत वायरल हो गया, वो बहुत चल गया, उसको अपीसमेंट के तौर पर देखा गया। तब से वो बीजेपी के संपर्क में थी। ये तो मैं नहीं कह सकता सर, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी को हराने में आ जाएगा। देखिए फिर मैं कह रहा हूं, स्पीकर को चिट्ठी चली जाए पहले, तो हम मानेंगे कि भाई 20 टूट रहे हैं। वो 20 के 22 मुझे बताए जा रहे हैं। मतलब मुझे क्या मतलब, जानकारियां हैं, सब लोग बता रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर वो लगातार बात बताते रहते हैं। वो कह रहे हैं कि 22 तक मान के चल सकते हैं आप, और अगर इनका नाम आ गया तो ये 23 हो जाएगा। कुल हैं कितने? 28 ही तो है लोकसभा में ममता जी के। ये जल्दी क्यों कर रहे हैं? सारे लोग के नाम चलने लगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं लेटर देने में जल्दी क्यों कर रहे हैं? एक आध दिन रुक जाए। मैं कह रहा हूं सारी गड़बड़ी अगर अभिषेक जी की वजह से हो रही है तो आदरणीय ममता जी भी तो इधर आ सकती हैं। वो तो अटल जी की सरकार में रही है उनका। एनीवे, ये जब कंफर्म हो जाएगी खबर तब इसकी बात करेंगे। अभी फिलहाल चौंकाने वाला है, और ये भी बताता है कि पार्टियां किस तरह के लोगों को आगे बढ़ाती हैं। भाई इन्होंने छोड़ दिया, चमकते चेहरे होते हैं। राहुल जी ने अपनी जानकारी बता दी ना कि वो है डिस्ग्रंटेड। अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि ममता जी अटल जी की सरकार में थी, तो अटल जी दोबारा लेना अगर होते तो दोबारा नहीं लेना चाहते। चलिए खैर, मैंने हैरानी वाले शब्द को आप खत्म कर दीजिए। हैरानी कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अरे सर, आप ही चाह रहे हैं हम लोग सामान्य व्यवहार भी न करें। आप तो नेता की तरह हमसे व्यवहार कराना चाह रहे हैं। नेताओं के व्यवहार पर हैरानी मत नहीं, लेकिन हम लोग कैसे, हम लोग तो सामान्य है तो चौंकेंगे भी, हैरान भी होंगे। इस तरह की चीजें दिखेंगी तो लगेगा अरे ये क्या हो गया। कल्पना नहीं कर सकते। अगली खबर सर, अगली खबर। अभी मैं आपको एक और हैरानी की बात बताऊंगा थोड़ी देर में। अभी आगे आप देखिए, आज मुलाकातों की बात भी होगी ना। हैरानी का दिन है। हाँ, आज हैरानी का दिन है। कल ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात हुई, तो ये बात चल पड़ी भाई कि कांग्रेस ने कहा है ममता जी अब आप घर वापस आ जाइए, विलय कर लीजिए अपनी पार्टी का।
हालांकि हमारी रिपोर्टर जो हैं सहयोगी हमारी विजय लक्ष्मी कांग्रेस कवर करती हैं, उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है और ये इंडिया गठबंधन और बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने तक सीमित है ये मुलाकातें। लेकिन कल तक जब केवल सोनिया जी और राहुल ममता जी की बात हुई थी तो लोग ये कह रहे थे कि भाई अगर यहाँ राहुल गांधी भी होते तो हम मानते कि कोई बहुत गूढ़ बात हो रही होगी या किसी ऐसे मुद्दे पर इस पर फैसला लेना है। अब वो भी आज हो गया, अब अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की मुलाकात भी हो गई, तो फिर कोई ऐसी बात है क्या जिसमें कोई निर्णय लिया जाना है? दूसरा ये चल रहा है कि ममता जी शायद इंडिया गठबंधन की संयोजक बनना चाहती हैं, कन्वीनर बनना चाहती हैं, जो उन्होंने नीतीश कुमार को नहीं बनने दिया था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार पहले पार्टी थे, पहले नेता जो टूट करके अलग हो गए थे। जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया वही अलग हो गया था सबसे पहले, और अब उस पोजीशन पर जाना चाहती है ममता बनर्जी। ये चर्चाएं भी चल रही हैं। अभिषेक जी देखिए अंदर जा रहे हैं, कितने साधारण लगते हैं ऐसे साधारण मनुष्य, ठीक तो, लेकिन अब उन्हीं की वजह से लोग कह रहे हैं पार्टी खत्म हो गई। तो क्या पकड़ा है समीर जी? नहीं, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है और ममता बनर्जी भी इस पर विचार नहीं कर रही है। ठीक है, ये प्रस्ताव मतलब चर्चा चल रहा है कि भाई जिस तरीके से पार्टी टूटी है, अभी ममता बनर्जी मुझे लगता है कि वो 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करेगी। वो देखेगी कि अभी 2 साल बाद वो जमीनी स्तर पर अभी कितना जनता का समर्थन उन्हें मिला हुआ है। जो 40% का वोट उन्हें इस विधानसभा चुनाव में मिला, क्या वो लोकसभा के समय रहता है? और जो वो लोकसभा में उनको जो 28-29 सीटें मिली थी, क्या अगले लोकसभा चुनाव में वो 5 से 7 सीटें जीतने की स्थिति में आती है? मुझे लग रहा है कि वो लोकसभा चुनाव तक अपने जमीनी स्तर पर संगठन को तैयार करेगी, बंगाल का दौरा करेगी, इंडिया गठबंधन को साथ लेकर चलेगी, दिल्ली में अपने लिए कोई स्पेस ढूंढेगी और बंगाल में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेगी। लोकसभा का चुनाव परिणाम तय करेगा कि ममता बनर्जी का भविष्य आने वाले समय में क्या होता है। और अभी मुझे लगता है कि कोई इसी विलय की चर्चा नहीं। और ममता बनर्जी भी जानती है कि कांग्रेस के बंगाल के अंदर, ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति की, बंगाल में कोई कांग्रेस इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि जिसका 1 एमएलए 2 एमएलए हो, 1-2 सांसद हो, उसमें विलय करके कोई बहुत बड़ा, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है। में कुछ वो पोजीशन किसी ने सस्ता, हाँ, इंडिया ब्लॉक में चाह रही है और भविष्य में मोदी से कैसे सामना करना है, कैसे मतलब उनको बंगाल में खड़े होने में कांग्रेस क्या मदद कर सकती है, इस तरह की चर्चा बयान सुना देता हूं आपको। सौरभ जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और हो सकता है कि ऐसी चर्चा भी नहीं हो, लेकिन सबसे व्यवहारिक और सबसे इफेक्टिव यही है। आप तो चाहते ही हैं देश में कोई ना बचे। नहीं, मैं तो कांग्रेस के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं। अभी तो मैं मतलब मुझे थोड़ा कांग्रेस को मजबूत अभी मैं कह रहा हूं कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस का कोई वैचारिक आधार नहीं है। जिस लड़ाई को लड़ रही थी वो पूरी हो गई, 15 साल सत्ता में रह गई, अब आगे वो कुछ करने की स्थिति में, बेहतर होगा कि कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस जुड़ जाए। अच्छा, ठीक, अच्छी लड़ाई लड़ पाए। अधीर रंजन चौधरी को मौका मिला हिसाब बराबर करने का। उन्होंने कहा सोनिया जी उदार हृदय है, बड़ी नेता है, उन्होंने तो अपने राजीव जी के हत्यारों तक को दिल से माफ कर दिया है। तो ये तो क्या है, तो बहुत छोटी बात है कि ममता जी से कोई नाराजगी हो गई थी, सब बातें, कुछ नहीं हो जाता है। और ममता जी के लिए उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बैंकरप्ट हो रही है, नए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। मैं कैसे ये भविष्यवाणी कर सकते कहाँ किसकी विलय होगी या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकते हैं कि सोनिया गांधी थी इसलिए ममता बनर्जी बनी, राजीव जी था इसलिए ममता बनर्जी बनी ममता बनर्जी। लेकिन सत्ता पे आने के बाद सबको अनदेखी करते हुए वो अपना तरीके से खुद की पार्टी की अपना रास्ता अपनाते हुए वो आगे बढ़े। अभी उनको लगे कि चलो शरण लेना है तो कहाँ जाए, कोई तो नहीं है आजू बाजू में, वो फिर गांधी फैमिली के पास आ गए हैं। मैडम सोनिया गांधी, उनका कद अलग होते हैं, उनके पास अगर कोई आए तो क्या करेगा कि तुम तफात जाओ, तो नहीं कह सकते। बंगाल के बारे में जो देख रहे हैं वो जरूर बता सकते हैं आपको। बंगाल में ये टीएमसी पार्टी की हालात दिन पे दिन बुरा होते जा रहे हैं। लोग इनके साथ ना चलना चाहते हैं, ना मिलना चाहते हैं। ये तितर भीतर होने लगा क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टी ममता बनर्जी की, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी थे। एक बात, एक दर्द और था उनका कि यूसुफ पठान को मेरे सामने लड़वा दिया लोकसभा और मुझे हरवा दिया, और वो खुल के कहते हैं वो तो कि भाई ये उनको यूसुफ पठान को सिर्फ इसलिए लाया गया कि वो मुसलमान था और वहां पर मुसलमान वोटरों को भी वो कहते हैं कि मेरे वोटर भी अचानक मुसलमान हो गए और मुसलमान होकर वोट कर दिया क्योंकि मैं हिंदू था। अब वो एक कह रहे हैं कि यही करना था तो भाई यूसुफ पठान तुमको यही करना था, तो फिर मेरा क्यों खेल खराब किया, ऐसा उन्होंने कहा नहीं। मन में भाव यही होगा, जाना ही तो यही करना था, मुझे ही रहने लेते। ये एक बात हुई। अब आप जो मैं कह रहा था आपको एक और हैरानी की बात, अभी यहाँ पर वो होते अगर सब रागी जी सर बड़ा कितना गर्व करते कि ये बात हो रही है मेरी गैर मौजूदगी में, जो मैं अक्सर करता हूँ। ठीक, बात क्या है सर, नेता नहीं पलट रहे, मीडिया पलट रहा है।
बंगाल में मीडिया पलटा है सर। टेलीग्राफ की बात खूब होती थी। अरे टेलीग्राफ कैसा पलटा? अद्भुत, हाँ? अकल्पनीय, अविश्वसनीय। अगला एक पैराग्राफ पढ़ूंगा और आप गेस कीजिएगा कौन सी मीडिया उसका पढ़ रहा है। ये बात करनी जरूरी है क्योंकि ये बंगाल में ये हालात थे, किसी ने नहीं बताए थे, किसी ने भी नहीं बताए थे। डिप्राइव्ड ऑफ इट्स गवर्निंग कोर द लिक्विफिकेशन वाज अ फोरगॉन कंक्लूजन। ये ममता जी की पार्टी के लिए लिखा जा रहा है। फॉर ईयर्स टीएमसी's ग्रेटर स्ट्रेंथ वाज इट्स डीपेस्ट स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। इट वाज लेस अ पार्टी देन अ पॉलिटिकल इकोनॉमी। वो पार्टी थी नहीं, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी। और द पार्टी डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, एक्सेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, पोस्टिंग्स, पुलिस इंटेलिजेंस, सोशल स्टेटस। In return, local satraps delivered votes, funds, intimidation, darana dhamkana, and organizational muscle. The arrangement worked as long as bureaucracy, police station, and panchayat office moved in the same direction. Once state power shifted, the transactional arrangement between the party and its satraps collapsed overnight. कह रहे पार्टी थी नहीं है, तो इकोनॉमी थी। इकोनॉमी तो जब खत्म होती तो खत्म हो गई, तो लोग चले गए। ये वायर लिख रहा है सर, क्या समझ बात, गया वायर का, मैं देखा। ये वायर लिख रहा है। वाह। ये ज्ञान आज ही प्राप्त हुआ था। और ये स्वयं को मीडिया कहते हैं, ये स्वयं को मीडिया कहते हैं। ये बड़ा अच्छा किया। देखिए वैसे तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए मीडिया में हर तरह के लोग हैं, किसी एक के आधार पर पूरे मीडिया को किसी भी तरह से पेंट करना मैं उसके पक्ष में नहीं होता हूँ, चाहे जिसको। लेकिन चूंकि एक वर्ग जिसकी नौकरियां गई, जो नहीं रह पाया, जो सस्टेन नहीं कर पाया, जिनके शोज खत्म हो गए, जिनके चैनल बिक गए, तो उन्होंने ये सब कहा, उन्होंने गलत शब्द इस्तेमाल किया। और पश्चिम बंगाल में टेलीग्राफ का चूंकि हम लोगों ने नाम लिया तो हालांकि क्षमा कीजिए, आप लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं उसको टॉयलेट पेपर ही मानता हूं। जिस तरह की पत्रकारिता उसने पिछले 7-8 सालों में, 10 सालों में की, सवाल ये नहीं कि कौन सा मीडिया क्या बोल रहा है, सबको ये अधिकार है। और मीडिया मतलब है कि अलग अलग व्यूज होंगे। अगर मेरे भी व्यूज वही हैं, विजय जी के वही हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं। लेकिन क्या इंटेंशनली एक किसी सत्ता के लिए, एक किसी सरकार के लिए सबको गलत पिक्चर पेंट करना, नेताओं के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, मंत्रियों के लिए इस तरह के गंदे शब्दों का उपयोग करना, और जो था सबको याद आ जाएगा मैं किसके संदर्भ में बात कर रहा हूं, और उसके बाद अचानक आप कहने लगे कि ना ना हमको तो सब दिख रहा था। ये इस तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात या जो दूसरी बात कर रहे हैं ये सब बताने लगना। मुझे लगता है कि ये देश के लोगों को और बंगाल के लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो लोग इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं आइडियाज में उसमें डिफरेंस होने में कोई दिक्कत नहीं है। आइडियोलॉजी होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कहां दिक्कत भाई, आइडिया है तो आइडियोलॉजी होगी, इसमें कौन सी बात है, ये कोई समस्या नहीं। लेकिन उस आइडियोलॉजी की वजह से आप गलत को गलत कहना बंद कर दें, तब फिर संकट है। तब इसका मतलब कि आप बेईमान हैं। आप जो शब्द इस्तेमाल होता है ना, तो दरअसल जो गोदियों में बैठे हुए लोग हैं वो गोदी मीडिया की बात करते हैं। आगे एक खबर आ गई, देखिए परिमल नथवानी जी झारखंड से जिनकी बात हो रही थी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जिनको समर्थन दिया बीजेपी ने, उन पर जो सारी आपत्तियां थी वो खारिज कर दी गई हैं और वो राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो उनका जवाब चला गया होगा, उनको 11 बजे तक जवाब देना था, और उसके बाद रिटर्निंग अफसर ने कहा नहीं साहब ठीक है, अब आपका पर्चा भरिए, आप भर दीजिए, आप ठीक कर दीजिए, करेक्ट करना कर लीजिए। आपत्तियां ही खारिज हो गई। खैर मतलब वो करेक्शन की भी नौबत नहीं है, तो वो चुनाव लड़ेंगे। और मीनाक्षी जी का जो है खारिज हो गया, मेरा विश्वास बना रहा। हर्षवर्धन जी का अरे विश्वास रिजॉर्ट बना। बुक था सर पूरा। हर्षवर्धन जी का विश्वास बरकरार रहा, ये सबसे अच्छी बात है। ये अभी भी आप कायम हैं, दोनों मामले बिल्कुल समान थे और दोनों में बहुत नहीं, समान को आप उस तरह से मत देखिए कि लीगल एंगल, लेवल प्लेइंग फील्ड के हिसाब से समान थे। मैं ये कह रहा हूं, बाकी तो वो सुनकर भी खारिज कर सकते थे आरोप कि भाई ये मामला गलत है, इस पर इनको नहीं दिया गया। एक लाइन में मीनाक्षी के साथ गलत हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला, ऐसा मुझे लगता है। उसको करना चाहिए। फैसले के बाद दोनों अलग अलग मामले हैं। और दूसरी तरह अगर जो ऑब्जेक्शन है वही खारिज किए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ऑब्जेक्शन सही हो खारिज कर दिया गया हो। ऑब्जेक्शन ही खारिज हो गए तो माना ही नहीं गया, आपकी आपत्ति लायक ही नहीं माना गया। नहीं, आपने मौका दिया ना नटराजन में, आपने केवल ऑब्जेक्शंस के लिए मौका दिया। मीनाक्षी नटराजन के केस में जो ये तो सिद्ध हुआ ना कि उन्होंने जो चीज लिखी जानी चाहिए थी वो नहीं लिखी। तो कह रहा हूं कि ये मौका तो अगर वो नहीं चाहिए, वो छुपाई है तो नेचुरली वो रिजेक्शन है। उसके बाद भी आरोप कह सकते थे कि ये मामला ऐसा गड़बड़ है। सर मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा भगवान देव इसरानी को होगी, जो प्रमुख सचिव रहे हैं वहां कर विधानसभा, और उन्होंने 8 राज्यसभा के चुनाव करवाए। वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की कई त्रुटि हमारे सामने आती थी और हम इसका
समय देते थे कि भाई ये आपका खाली, आप इसको भर दीजिए, अभी 1 घंटे बाद कर दीजिए, कल 11 बजे तक दीजिए। समीर जी आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा वो सा बात किस उतनी तरह है कि भाई की अगर वो कह देते कि भाई ये कागज लगाना चाहिए आपको, हाँ, समीर और जी, आप कह देते, मान लो कांग्रेस कह देती लेकिन कि बात जो दोनों सज्जन बाकी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च हुई। फॉर्मल ये कंप्लेंट एक कांग्रेस ने भी लॉन्च की ना यहाँ पर झारखंड थोड़ा में। सा नहीं, अरे तो यहाँ तो रिजेक्ट सही ही हो नहीं गई पाया ना। गया ना। रिजेक्ट तो complaint हियरिंग reject के हो बाद हुई ना, रिजेक्ट तो हियरिंग के बाद हुई है ना। मैं तो केवल यही कह रहा हूँ, हियरिंग का तो टाइम वहां पे भी दी गई ना, ऐसा एक तो और वहां जरूरी नहीं दी बात, गई एक और जरूरी कांग्रेस को। बात, जिन इसरानी जी की बात कर रहे हैं, हर जगह सारे आईएएस आईपीएस अपने पद से रिटायर होने के बाद दर्शन, ज्ञान, भ्रष्टाचार मुक्त, ईमानदार, सत्ता के दबाव से मुक्त सारी बात करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे लोगों का रिटर्निंग ऑफिसर जो उस पोस्ट पे बैठा है वो तय करेगा ना। हम कल एसपी थे, आज हम बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था यहां ऐसे जाएगी। नियम की बात करें, नियम उन्होंने भी नहीं कहा, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने उसमें लिखा है कि हम लोगों ने ऐसी कई चीजों को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? आप इसका मतलब गलत कर रहे थे? अगर नियम कानून है तो उस पर तो काम होना चाहिए। और इतना राज्यसभा के लिए चुना जाने वाला व्यक्ति इतना हल्के में अपने नामांकन को कैसे ले सकता है, यह भी बड़ा सवाल। ये तो इससे ज्यादा हल्का क्या होगा कि नाम भी ठीक से नहीं लिख सकते आप। हाँ, ठीक है, तो ये उस पर भी इससे जाएगा। ज्यादा हल्का क्या फिर होगा? बंगाल की कुछ एक खबरें आपको बता दूं, देखिए वो भी बड़ी चर्चा रह गई है प्रधानमंत्री की रिकॉर्ड वाली, क्योंकि ये सारी ब्रेकिंग न्यूज आती है, तो उस पर हम लोग अच्छा डिबेट करेंगे। मैं व्यूअर्स को ये दे रहा हूं आश्वासन। ये बंगाल की 1-2 खबरें और आपको मैं बता देता हूं। पहले तो कल सीआईडी की टीम पहुंची बंगाल में टीएमसी के दफ्तर। अब वो दफ्तर चूंकि ममता जी के घर के ठीक सामने है, तो कल दिन भर ये चलने लगा कि ममता जी के घर पर टीम पहुंच गई है। आज क्लैरिफाई हुआ है कि वो ममता जी के घर पे नहीं गई थी सीआईडी की टीम, वो फॉर्ज सिग्नेचर वाले मामले में जिसमें अभिषेक बनर्जी के घर पर 3 बार जा चुकी है। आज भी उनको मिलने के सुनवाई के लिए बुलाया गया है, लेकिन समन दिया गया है। अब पता नहीं वो आज तो वो दिल्ली में है, वो आज भी नहीं जाएंगे। लेकिन ममता जी के घर नहीं गई थी, ममता जी के ऑफिस में गई थी और वहां से उसको कुछ मिला भी नहीं, ये भी टीएमसी वाले क्लेम कर रहे हैं। लेकिन काफी बड़ा दस्ता कल टीएमसी के दफ्तर में पहुंचा हुआ था, कैमरे वैमरे लेके। आप देखिए कितने सारे लोग हैं, फीमेल स्टाफ भी बहुत सारा, स्टेट सीआईडी का वो भी वहां पर गया था। वो कंपलसरी हो गया सर आजकल जी। Female अब आप staff। देखिए साहब, सर नेताओं की हालत आप देखिए, टीएमसी के नेताओं की, और इस पर भी 2 बात करना जरूरी हो गया। कल्याण बनर्जी पहुंचे कोलकाता एयरपोर्ट, दिल्ली से वापस लौटे। एयरपोर्ट पे जो उनके साथ हुआ उसको एक नजारा देख लीजिए आप। हो ही रहा है वहां, अंडे मारे जा रहे हैं नेताओं को, चोर 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 चिल्लाया जा रहा है, ये बहुत हो रहा है रैम्पेंट। लेकिन कल्याण बनर्जी सांसद है, और एयरपोर्ट पर जो आदमी होता है आमतौर पर आप मानते हो कि चलो कम से कम ये जो है कुछ जानकारी रखने वाला आदमी हो। बिल्कुल। उस वहां लोगों के साथ वो मीडिया से बात कर रहे थे और पीछे चोर 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 होने लगा। अब वहां तो कोई किसी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता, एयरपोर्ट है। आप देखिए वहां क्या हुआ, जरा फुल स्क्रीन दिखा दीजिए, शुरुआत से दिखाइए। আপনি চোর উনি তৃণমূলের সন্তান, উনি তৃণমূলের চোর। Then why you are commenting? I'm not. No, you comment. I'm not. Come to the press. Come to the press. वो तो एयरपोर्ट अथॉरिटी, Why you are passing comment? I'm not commenting. CIFF. I'm not commenting. Oh yes, you are. I'm not commenting. আপনি কমেন্ট করছেন কেন? আপনি কমেন্ট করবেন না, সব শুনেছি। শুনুন, কমেন্ট করবেন না, অত বীর নন আপনারা। कल्याण बनर्जी फिर लोगों से बहस करने लग गए, आम लोगों से ही वो बहस करने लग गए। फिर वो शुभेंदु चोर शुभेंदु चोर शुभेंदु चोर वो अपनी तरफ से चलाने लगे। हाँ ये सुनवाई जय बांग्ला। अब ये आपको बता रहा है बंगाल की सिचुएशन क्या है। आम लोग, महिलाएं हैं, सब हैं, सब उलझ रहे हैं, वो भी उलझ रहे हैं उनसे। सर ये तो दिख ही रहा है, नतीजा है। और इसको तो कम से कम आप ये नहीं कह सकते, जैसे हमने बंगाल की बहुत सारी सड़कों पे देखा तो ये कहा गया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये प्लान किया, तो यहाँ तो एयरपोर्ट पे तो कम से कम उस तरह का प्लान तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता आकर उनको नारे लगाएंगे, वो नहीं है। लेकिन वो नाराजगी तो दिख ही रही है ना, अब उस पर जितना हो रहा है। और वो नाराजगी से बचने के लिए कल्याण बनर्जी खड़े हुए हैं, सुष्मिता जी चली गई हैं। ये बताइए, यही तो बता रहा है कि ये बाकी ये लोग जा रहे हैं क्योंकि उनको डर है हमारे साथ भी ये होगा। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ ना, तो उससे बचने के लिए वो वहां चले गए। तो लेकिन सर मैंने कल बहुत सारी और तस्वीरें देखी, ये क्योंकि आप क्या होता है, आप एक्सपर्ट जाइए, एक वीडियो आएगा तो उस जैसे बहुत सारी एल्गोरिदम में सबके सब वो भी आ जाएंगे। एक बात मैं जरूर कहना चाह रहा था कि अब रोकना पड़ेगा, ये शुभेंदु जी को रोकना पड़ेगा। चलिए, इसमें तो किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, जरा सा गले में खराशी आई होगी कल्याण जी के। मैंने कल वीडियोस कई देखे, कई महिलाओं के साथ हो रहा था, और महिलाओं से लोगों की शिकायत थी, आम लोगों की शिकायत थी। कोई वार्ड मेंबर है,
कोई पंचायत अध्यक्ष है गांव में, लेकिन और उनके कोई एक स्कूल टीचर का वीडियो मैंने देखा। इन सब के ऊपर आरोप है कि ये टीएमसी से जुड़े हुए थे, ये कटपनी लेते थे, ये सिंडिकेट का हिस्सा थे, या इन्होंने कोई सरकारी सामान जो है वो चुरा करके घर पे रखा हुआ था, ऐसे आरोप। लेकिन उनके साथ जो सलूक हो रहा था, महिलाएं कर रही थी, लेकिन वो गलत था, देखने में बड़ा खराब था, और वो होना नहीं चाहिए। कोई किसी ने चोरी किया, पकड़ के जेल में डाल दीजिए। लेकिन अब ये जनता का हिसाब जो है ये बंद होना चाहिए। ये अराजकता है। बिल्कुल, ये बात तो देखिए, जब हम आरोप लगाते हैं टीएमसी पे कि वो उसके समय में अराजकता थी या हिंसा थी, तो मुझे लगता है कि उस लेवल पे नहीं, लेकिन अभी भी जिस लेवल पे पश्चिम बंगाल में हो रहा है टीएमसी के वर्कर्स के साथ या टीएमसी के नेताओं के साथ, तो ये कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। ये कोई बीजेपी की छवि को मतलब बेहतर तो नहीं करेगी कि वो ये होने दे रहे हैं। अगर लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं तो वो लोगों को फ्री हैंड दे रहे हैं कि अच्छा ऐसा कर लो, और उस पर कार्रवाई कुछ नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें अब रोकना चाहिए, सरकार को रोकना चाहिए कि हो गया जितना होना है। अब आप पॉलिटिक्स आपकी है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाइए। आपको सरकार तो ये कहेगी भाई हम नहीं कर रहे, तो आम लोग कर रहे हैं। तो सरकार का काम नहीं आम लोगों को रोकना। सरकार का काम ही तो है ही है कि अराजकता को रोके। सड़कों पर अगर अराजकता हो रही है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि वो उसको देखे और करे, और उससे इमेज पर भी फर्क पड़ेगा। सरकार को एक बेहतर तरीके से काम करना चाहिए। और आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की इमेज ऐसी नहीं है, देश भर में भी सरकारें बदलती रहती है ना। लेकिन ये था किस हद तक, इसका एक उदाहरण छोटा सा देखिए, ब्रेक पर मैं जा रहा हूं। एक वो साबेसाची दत्ता जो विधाननगर वाले जो थे पूर्व मेयर, वो आदमी कितना बड़ा खेलबाज होगा, और शब्द क्या बोले, इसका एक अंदाजा, एक मैंने खबर पढ़ी सर, मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर आप जैसा कहते हैं कि कुछ भी हो सकता है। खबर ये मैंने पढ़ी कि इस आदमी की शिकायत शेख हसीना ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ममता बनर्जी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पश्चिम बंगाल से की थी। मैंने कहा यार ये क्या लेना देना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गूगल किया, खबर मिली 2016 में एक्सटॉर्शन की कंप्लेंट पर साबेसाची दत्ता जो तृणमूल का एमएलए था और मेयर था, शेख हसीना ने अपने एक रिश्तेदार के साथ जब एक्सटॉर्शन किया इस आदमी ने, तो उसकी शिकायत करी ममता बनर्जी से। आप इमेजिन कीजिए, ये गुस्सा ऐसे ही नहीं है। शेख हसीना जी का भी रिश्तेदार है। शेख हसीना जी का रिश्तेदार वहां बिजनेस करता होगा, उससे एक्सटॉर्शन कर लिया। नहीं, वो कैसे आया था? लीगल बिजनेस करता होगा। नहीं, वो तो आने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर भी तो हो सकता है। कोई हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसा एक्सटॉर्शन तो जब होगा जब आदमी यहाँ पे रहेगा ना, नहीं तो यहाँ जो रहता है वो भी तो नहीं, मुझे लगता है वो जो मामला है उसमें उन्होंने क्या किया था, जो शेख हसीना के जो रिलेटिव थे कि उनकी कलकत्ता में प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था। बताइए उस प्रॉपर्टी पे, और वो प्रॉपर्टी छुड़वा नहीं पा रहे थे। वो पुलिस में गए, सब जगह गए, उनको इतनी धमकी दी गई कि वो कोर्ट तक नहीं जा पाए। ऐसे में उन्होंने फिर अपने रिश्तेदारों के माध्यम से बांग्लादेश संदेश भेजा। उसके बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को संदेश भेजा, और मुख्यमंत्री ने उसको बहुत ठंडे से कहा कि ठीक है मैं देख लूंगी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अभी तक प्रॉपर्टी वो उसी के कब्जे में है। शुभेंदु जी, लेकिन अब इस सबको देखें।